आपने ये तो सुना होगा कि कोई प्लेन कहीं क्रैश कर गया हो और उसमें मौजूद कुछ लोग बच सके हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई प्लेन सेफली लैंड कर गया हो लेकिन प्लेन में मौजूद एक भी शख्स जिंदा ना बच सका हो? ये कहानी है एक सऊदी फ्लाइट 163 की, जो सेफली लैंड तो कर जाता है मगर प्लेन में मौजूद कोई शख्स जिंदा नहीं बच पाता। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेन के साथ? 19 अगस्त 1980 मंगल के दिन की शाम है और पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पे रूटीन फ्लाइट्स चल रही हैं। और शाम के 6 बजे एक सऊदी फ्लाइट एक 63 में पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो रही हैं। ये एक लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार प्लेन है जिसमें अब 96 लोग सवार हो चुके हैं, जिनमें 82 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर्स हैं। और उसके कार्गो कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स का सामान रखा जा चुका है। सारी तैयारियां मुकम्मल हुई और अब कराची ATC ने सऊदी फ्लाइट 163 को टेक ऑफ की परमिशन दे दी। और अब पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम के 6:32 पे ये प्लेन कराची से टेक ऑफ कर जाता है और उसकी मंजिल है जद्दा एयरपोर्ट। लेकिन इस प्लेन ने जद्दा से पहले रियाद पे लैंड करना है, जहां इस फ्लाइट रूट का स्टॉप ओवर है, और फिर रियाद से ही इस प्लेन को जद्दा जाना है। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने रियाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और अब तकरीबन 3 घंटे में ये रियाद पहुंच जाएंगे। जब तक ये प्लेन रियाद की तरफ बढ़ रहा है, चले हम पायलट्स के बारे में जान लेते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन हैं मोहम्मद खुवैतर, जिनकी उम्र 38 साल है और उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस तकरीबन 7600 घंटे का है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर सामी हसनैन हैं, जिनकी उम्र 26 साल है और उनका तजुर्बा 1615 घंटे का है। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर ब्रैडले कर्टिस भी हैं, जिनकी उम्र 42 साल है और उन्हें एज ए फ्लाइट इंजीनियर 650 घंटों का एक्सपीरियंस है और ये एक US सिटीजन है। पायलट्स के एक्सपीरियंसेस को देख के ऐसा मालूम होता है कि इस प्लेन के पायलट्स कुछ खास तजुर्बाकार नहीं हैं। अभी फ्लाइट को रियाद पहुंचने में और वक्त है, जब तक पायलट्स के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैप्टन मोहम्मद खुवैतर की, जिनका पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है कि ये एक स्लो लर्नर थे, जिनको नॉर्मल ट्रेनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल करने की ज़रूरत थी। फर्स्ट ऑफिसर सामी हसनैन, जो सिर्फ 26 बरस के थे, जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे अमेरिका के फ़्लाइट स्कूल में, तो पहले उन्हें पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर कुछ साल बाद उन्हें एक और चांस दिया गया और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और फाइनली 1977 में उन्होंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली। इसके अलावा फ़्लाइट इंजीनियर ब्रैडली कर्टिस, जिन्हें 1974 में जब सऊदी एयरलाइन ने नए पायलट्स की भर्ती शुरू की तो उन्हें भी हायर किया, लेकिन वो ट्रेनिंग क्लियर ना कर सके, इसलिए 1978 में उनकी जॉब ख़त्म कर दी गई। कर्टिस ने अपनी टर्मिनेशन के खिलाफ अपील की और सऊदीया से गुजारिश की कि उन्हें फ़्लाइट इंजीनियर बनने का चांस दिया जाए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग खुद फंड की और नवंबर 1978 में फ़्लाइट इंजीनियर के तौर पर अप्रूव हो गए। और अब जैसे तैसे ये पायलट्स इस सऊदी फ्लाइट 163 के कॉकपिट में मौजूद हैं और अब ये रियाद पे लैंड करने वाले हैं। सऊदी टाइम के मुताबिक शाम के 7:06 पे ये फ्लाइट रियाद पे लैंड कर जाती है। लैंड होने के बाद इस प्लेन में रीफ्यूलिंग हो रही है और इस दौरान मजीद 206 लोग इस प्लेन में सवार हो जाते हैं और अब इस प्लेन में टोटल 301 लोग हैं, यानी 287 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर्स। और ये पैसेंजर्स तकरीबन सभी मुस्लिम्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, सऊदीया और कुछ का ईरान से है, और ये मक्का जा रहे हैं अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने। लैंड होने के तकरीबन 2 घंटे बाद रीफ्यूलिंग और बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है और अब ये फ्लाइट ने रियाद से टेक ऑफ करके जद्दा जाना है। सऊदी टाइम के मुताबिक रात के 9:08 पे ये फ्लाइट रियाद से टेक ऑफ कर लेती है। तकरीबन 7 मिनट बाद ही प्लेन में एक वार्निंग अलार्म बजने लगता है, जो कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक की वजह से है।
फ्लाइट इंजीनियर ब्रैडली कर्टिस कैबिन में जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि प्लेन के पिछले हिस्से से धुआं उठ रहा है और वो पायलट्स को आगे इस बारे में बताते हैं। कैप्टन ये सुनकर वार्निंग अलार्म बजने के 4 मिनट बाद ये फैसला करते हैं कि वो प्लेन को दोबारा रियाद से इमरजेंसी लैंडिंग कराएंगे। फर्स्ट ऑफिसर रियाद एटीसी को बताते हैं कि वो वापस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने यह नहीं बताया कि प्लेन में हुआ क्या है। और ठीक 5 मिनट बाद इंजन 2 का थ्रस्ट लीवर जैम हो गया। इस इंजन का लीवर जैम होने की वजह से पायलट्स ने इंजन 2 लैंडिंग से पहले बंद कर दिया और अब कैप्टन ने एटीसी से इमरजेंसी टीम्स को भी अलर्ट करवा दिया। कैबिन में धुआं तो बढ़ ही रहा था, लेकिन अब प्लेन के पिछले हिस्से में सीट्स के नीचे आग भी दिखाई देने लगी और पैसेंजर्स उठकर आगे की तरफ भागने लगे। कैबिन क्रू उन्हें पैनिक ना करने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम है और कैबिन में एक हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। पैसेंजर्स खौफ के मारे प्लेन के आगे हिस्से की तरफ जमा हो रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो चुका है कि आगे हिस्से में भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और अब रनवे की लाइट्स नजर आ रही हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 9:36 पे यह प्लेन फाइनली रनवे पे टच डाउन कर गया। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी टीम्स रनवे के बीच में ही इंतजार में है कि यहां प्लेन रुकेगा और वो फौरन रेस्क्यू का काम शुरू करेंगे। लेकिन प्लेन रनवे पर नहीं रुका, बल्कि रनवे से चलता हुआ टैक्सीवे तक आ गया और लैंडिंग के तकरीबन 3 मिनट बाद रुका। और अब इमरजेंसी टीम्स जो रनवे के बीच में इंतजार कर रही थीं, उन्हें 4000 मीटर का रनवे डिस्टेंस कवर करके प्लेन तक पहुंचना होगा। पायलट्स ने प्लेन रुकने के बाद कहा कि हम इंजन्स बंद कर रहे हैं, लेकिन जब रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंचे तो इंजन्स स्टार्ट थे और इंजन्स स्टार्ट होने की वजह से रेस्क्यू टीम्स प्लेन के डोर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्लेन के इंजन जब स्टार्ट होते हैं तो वो अपने सामने वाली चीज को वैक्यूम कर लेते हैं। रेस्क्यू टीम्स को प्लेन के बाहर तो आग नहीं नजर आ रही, लेकिन खिड़कियों से दिखाई दे रहा है कि प्लेन के अंदर आग भड़क रही है। रेस्क्यू टीम्स इंजन्स के बंद होने के इंतजार में हैं और प्लेन के इंजन्स प्लेन रुकने के 3 मिनट 15 सेकंड बाद बंद हुए। रेस्क्यू टीम्स फौरन प्लेन का डोर ओपन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्लेन के डोर नहीं खुल रहे और जहां एक एक मिनट कीमती था, वहां उस कोशिश में मजीद 23 मिनट जाया हो जाते हैं। आखिरकार ग्राउंड क्रू ने प्लेन की राइट साइड का सेकंड डोर तोड़ा, लेकिन जब तक आग पूरे कैबिन में फैल चुकी थी और जब रेस्क्यू टीम्स ने अंदर देखा तो कोई भी जिंदा नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी 301 लोग मर चुके थे। कैबिन में धुआं भरने की वजह से पहले ही कुछ मर गए थे और कुछ बाद में आग की वजह से भी जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंचती है और डेटा और एविडेंस कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि आग सी 3 कार्गो कंपार्टमेंट प्लेन के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज एरिया से शुरू हुई थी, लेकिन फायर का असल सोर्स पता नहीं चल सका। इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन के बर्नड आउट रैकेज में 2 ब्यूटेन स्टोव्स यानी सिलेंडर और चूल्हा और एक यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर पाया। आग लगने की असल वजह मालूम ना होने की वजह से एक थ्योरी ये थी कि पैसेंजर ने अपनी स्टोव से पानी गर्म किया और फायर शुरू हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस नहीं मिला कि फायर एक्चुअली स्टोव की वजह से स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेटर्स को एक चीज और मालूम हुई, वो ये कि जब प्लेन लैंड किया तो उस वक्त कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम स्टैंड बाई मोड पर था। हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर एक कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पैसेंजर्स और क्रू को सेफ और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता है, जहां हवा का प्रेशर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन की डेंसिटी भी कम होती है। अगर प्लेन के अंदर प्रेशर कंट्रोल ना हो तो लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम यह इंश्योर करता है कि प्लेन के अंदर की हवा का प्रेशर ग्राउंड लेवल के करीब हो, ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो हो
और टेम्परेचर भी मैनेजेबल रहे। ये एक तरह से एयरक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हर फ्लाइट में साइलेंटली काम करता है ताकि ऊपर आसमान में भी बिल्कुल नॉर्मल सांस ले सकें। इसलिए प्लेन के सारे वेंट्स बंद करके कैबिन के अंदर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है और जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तो टचडाउन के वक्त ये वेंट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं ताकि प्लेन के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल के बराबर कर दिया जाए। वैसे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, लेकिन फ्लाइट 163 में ये सिस्टम स्टैंड बाय मोड पर था, यानी पायलट्स को मैनुअली वेंट्स ऑन करने थे ताकि कैबिन के अंदर बने प्रेशर को रिलीज किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता तो अंदर जो धुआं भर रहा था वो प्लेन से बाहर निकलने लगता और बाहर की हवा अंदर जाने लगती, लेकिन ये सिस्टम स्टैंड बाय पर होने की वजह से कैबिन के अंदर धुआं निकल नहीं सका और पैसेंजर्स के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा लैंड होते ही पायलट्स को चाहिए था कि वो फौरन रुक जाते और पैसेंजर्स को निकाला जाता, लेकिन पायलट ने नॉर्मल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए और चलते हुए टैक्सीवे तक गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स भी देर से पहुंचे क्योंकि वो रनवे के बीच में ही प्लेन का इंतजार कर रही थीं। इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता नहीं चल सकी कि पायलट्स ने प्लेन को रनवे पर ही क्यों नहीं रोका। साथ ही प्लेन के इंजन्स देर से बंद हुए, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स को मजीद प्लेन के बाहर इंतजार करना पड़ा। कैबिन प्रेशर रिलीज ना होने की वजह से प्लेन के डोर्स को बाहर से खोलना बहुत मुश्किल था और अंदर से शायद सभी उस वक्त तक बेहोश हो चुके थे, इसलिए कोई डोर्स खोल ही नहीं सका, या फिर शायद प्लेन में लोग इतना पैनिक कर चुके थे कि कैबिन क्रू को डोर्स तक आकर उन्हें खोलने का मौका ही नहीं मिल सका। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि डोर तोड़ने के बाद क्रू अपनी सीट्स पर बैठे मिले, जबकि पैसेंजर्स ज्यादातर प्लेन के आगे हिस्से में थे, और यह भी बताया गया कि प्लेन में मौजूद सबकी मौत धुएं की वजह से ही हुई थी, यानी फायर ने डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन लोगों ने स्मोक की वजह से पहले ही जान दे दी। प्लेन से फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बरामद हुए जो खाली थे, जिससे मालूम होता है कि कैबिन क्रू ने प्लेन में लगी आग बुझाने की कोशिश की थी, जिसके लिए NTSB ने एयरक्राफ्ट में हेलोमीथेन फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशंस दी बजाय ट्रेडिशनल हैंडहेल्ड एक्सटिंग्विशर्स के। हेलोमीथेन फायर एक्सटिंग्विशर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इनक्लोज्ड स्पेसेस में, जैसे कार्गो एरिया और एयरक्राफ्ट कैबिन्स में। फ्लाइट 163 के बाद एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर लॉकहीड ने अपनी प्लेन्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम चेंजेस किए। पहले, एयरक्राफ्ट के रेयर कार्गो एरिया के ऊपर इंसुलेशन होती थी जो नॉर्मल कंडीशंस में थर्मल प्रोटेक्शन देती थी, लेकिन फायर के केस में स्मोक और फ्लेम्स को और तेज और ज्यादा स्प्रेड कर रही थी। लॉकहीड ने इस इंसुलेशन को रिमूव कर दिया और साथ ही ग्लास लैमिनेट स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट ऐड किया, मतलब प्लेन के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्गर और फायर रेजिस्टेंट बनाया गया। इस हादसे के बाद सऊदी एयरलाइंस ने अपने क्रू ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को पूरी तरह रिवाइज किया। अब पायलट्स और कैबिन क्रू को फायर और इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करना और भी इफेक्टिवली सिखाया जाता है। सऊदीया फ्लाइट 163 के हादसे की तहकीक ने यह साबित किया कि आग का शुरू होना, कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम का स्टैंड बाय मोड में होना जिससे धुआं अंदर ही भरता रहा और फिर डोर्स खोलने में मुश्किल हुई, इवैक्यूएशन में डिले यानी प्लेन को नॉर्मल प्रोटोकॉल्स फॉलो करके टैक्सीवे तक ले जाना, ये सब ट्रेजेडी की बुनियाद थे। पायलट्स जो इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए वेल ट्रेन नहीं थे और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसे डिजास्टर का सबब बने जिसमें 301 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दिल्ली में 2 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हवा में आपस में टकरा जाते हैं और प्लेन्स के पार्ट्स तबाह होकर नीचे गिरने लगते हैं। उनके साथ क्या हुआ, गलती किसकी थी और इन्वेस्टिगेटर्स ने हादसे का जिम्मेदार किसको ठहराया? जानिए डार्क रूम डॉक्स के अगले एपिसोड में।